चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो कि जीएस में अभी दरोगा का टेस्ट हुआ है इकोनॉमिक्स का, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। जिसमें कोई आयात एवं निर्यात नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में कहा गया भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड एक उदाहरण था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यह संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। अब अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र को किस अर्थव्यवस्था के हिस्सा में रखा गया है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रखा गया। तृतीयक अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजनीति को भी सही किया, राजकोषीय नीति को भी शामिल किया जाता है, मौद्रिक नीति को भी शामिल किया जाता है, मुद्रास्फीति को भी शामिल किया जाता है, सरकारी बजट को भी शामिल किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको ऊपर करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है। तो जिसका उत्पादन घर में होता है उसको क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारण होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति का उत्पादन का सभी साधन लागत होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के उत्पादन का जो स्वामित्व होता है किसी एक व्यक्ति के पास होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सातवां क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो असंगठित क्षेत्र होता है उसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसको चुनना है। तो इसका कहा गया है असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम कानून विनियम नहीं होते हैं। सही बात है। इसका असंगठित क्षेत्र में कोई नियम कानून नहीं होता है। यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होते और श्रमिकों को बिना किसी कारण हटाया जा सकता है। तो ये सही बात है। इसका दोनों हो जाएगा सही। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये दोनों सही है, दोनों ही सत्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सा अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूछेगा कि आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था थी? तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अभी वर्तमान में कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नवा क्वेश्चन में कहा गया है संयुक्त क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना से अभिप्राय है। इसमें ऑप्शन ए में है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में उद्योगों के बीच सहयोग, राज्य एवं सरकार केंद्रीय उद्यमों के बीच, घरेलू एवं विदेशी दोनों सहकारी एवं सहभागिता। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में उद्योगों के बीच सहयोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि जिसमें उत्पादन का जो साधन होता है वो सरकार एवं व्यक्ति दोनों के पास होता है। तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ निजी व्यक्ति का भी हाथ होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसका मतलब उत्पादन का जो साधन होता है वो सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों के हाथ में होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25-26 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन है जिसे अर्थव्यवस्था की एक अलग से शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स का नींव रखा गया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जॉन मेनार्ड कीन्स।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जिस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सही बात है। जिसमें प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसका उत्पादन जो होता है सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर होता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र किसे? जिसमें प्राथमिक क्षेत्र को विनिर्माण किया जाता है, उसको प्रोसेसिंग करके जो किया जाता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा ऑप्शन भी सही है। ये गतिविधि जिसमें प्राकृतिक उत्पादन का विनिर्माण यानी उसका पुनः रिफाइनरी करके, जैसे हम किसी भी चीज़ जैसे आटा, जैसे हम गेहूँ मतलब खेत में उपजाते हैं उसी का हम जाके मैदा बनवाते हैं तो वो क्या उसका विनिर्माण हो गया, उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। तो कंपनी में ले जाते हैं तो द्वितीयक क्षेत्र हो जाए। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित कौन कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो बैंकिंग भी तृतीयक में है, शिक्षा भी तृतीयक में है, स्वास्थ्य भी तृतीयक में, संचार भी तृतीयक में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चारों तृतीयक क्षेत्र में समझे। तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? जिससे हमें कोई सेवा देता है, जैसे बैंकिंग हमें सेवा दे रहा है, शिक्षा भी एक सेवा है, स्वास्थ्य भी एक सेवा देता है। तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? माध्यमिक क्षेत्र का मतलब होगा द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाद बाकी ये जो है ए, सी और डी ये दोनों आ जाते हैं सेवा, ये आ जाते हैं सेवा क्षेत्र, सी भी आ जाएगा सेवा और डी आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा? तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बाद में ये तीनों जो हो जाएगा वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। भारत की औद्योगिक नीति 1991 में आधारित है। तो इसका 1991 में जो औद्योगिक नीति हुई उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों हो जाएगा। जब 1991 में जो औद्योगिक नीति आई तो उसमें तीनों शामिल हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत सरकार के वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों में एकीकरण। तो इसका सही ऑप्शन हो 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मिलना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होता है उसमें सरकार एवं निजी व्यक्ति के हाथ में भी वो होता है, उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता है, सही बात है। उद्योगों की प्रधानता है ना, उद्योग की प्रधानता नहीं है। तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, ये भी ऑप्शन सही है। बृहद बेरोजगारी, तो इसमें नीचे में कहा गया कूटों का सही, इसमें कौन सा कथन सही है? तो सही हो जाएगा 1, 3 और 4। कहाँ पे ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि 1, 3 और 4। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या कृषि की प्रधानता है, सही बात है। बृहद बेरोजगारी है मतलब बेरोजगारी ज़्यादा है, ये भी सही बात है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति है, ये भी सही है। उद्योग की प्रधानता, ये गलत बात है, ये नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सेवा की तुलना में कृषि की प्राधान्यता अधिक है। सही बात है। उद्योग की प्रतिशत हिस्सा कृषि से अधिक है ना, गलत बात है ये। कृषि से अधिक नहीं है, कृषि से कम है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या, हस्तक्षेप हेयर शब्द किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में से जुड़ा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। फिर अगला क्वेश्चन कहा गया है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से काम करती है। तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मूल्य का तंत्र और सरकार की भागीदारी, जिसमें मूल्य का भी तंत्र और सरकार की भागीदारी, इसमें दोनों होता है, तो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है, मतलब भारत की जो जीडीपी है इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू की गई थी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1991। ये ऑप्शन नंबर डी पे है, 1991। ये 1991 में हो जाएगा, सही ऑप्शन डी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत की आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपयों के परिवर्तन के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कार्यक्रम, औपचारिक विधि के साथ, कर दरों के महत्वपूर्ण कटौती के साथ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर दरों की महत्वपूर्ण कटौती के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, निम्नलिखित में से कौन से समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जेएम किन्स, यह समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को मिलता है, और इसमें कथन ये है और कारण में है, असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारी की कमाई संगठित में कहाँ पे है, संगठित की तुलना में निश्चित हो जाए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी क्या कारण है, तो इसमें कहा गया नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति के जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि के अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति में मंद गति के कारण, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये भी है उसके कारण 2, 3 एवं 4। तो सही कहाँ पे है, 2, 3 एवं 4, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी ऑप्शन, 2, 3 एवं 4। मतलब इसमें क्वेश्चन समझो कि अल्प विकसित हमारे देश क्यों है, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, कृषि की प्रधानता है, औद्योगिक जो होता है उद्योग हमारे भारत में कमी है, इसीलिए हम अल्प विकसित कहलाते हैं। फिर इसका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, इसका अगला क्वेश्चन है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था, ये भी क्वेश्चन सेम है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें भी हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। फिर 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है, तो इसका अभी भी बताया ये क्वेश्चन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सार्वजनिक क्या कहा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तृतीयक क्षेत्र का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था का क्या महत्व है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें न तो आयात होता है न ही निर्यात होता है, मतलब बंद अर्थव्यवस्था में न हम किसी भी देश को अपना सामान उस देश में भेज सकते हैं, ना उस देश का सामान किसी दूसरे देश में आ सकता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो निर्यात और न ही आयात। फिर इसका 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विकसित
विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित होते हैं। सही बात है कि विकसित डेवलप कंट्री है उसका जो ज़्यादातर जो श्रमजीवी लोग होते हैं उस तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र में नियोजित होते हैं। फिर इसका दूसरा ऑप्शन में क्या, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा तृतीय क्षेत्र का भी विकास उतना अधिक है। सही बात है, जितना प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का विकास होगा उतना ही तृतीय क्षेत्र का भी विकास होगा। दोनों कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हैं तो ये हो गया, नीचे दिए ध्यानपूर्वक। इसमें अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों एवं उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती है बल्कि वह स्वतः उत्पादन करती है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों उत्पादन की प्रक्रिया सहयोग नहीं करती, गलत बात है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र का भी योगदान रहता है। तो ये क्वेश्चन ये तो हो जाएगा गलत बात है। द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं ना, द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। तो इसमें से कहा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों ही कथन असत्य है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में लोगों का सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सही बात है, भारत में सबसे जो ज़्यादा रोजगार मिलता है वो प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है। इसके बाद दूसरा कहा गया, भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का। ये भी बात सही है, भारत के जो जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वो मतलब तृतीय क्षेत्र का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका अगला 40वां लास्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। तृतीय आर्थिक क्रियाकलापों के द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र का। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, आने वाले परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। और इसे जैसे रेलवे का होगा, दरोगा का होगा, बीपीएससी जो टीचर वाले हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम और चाहे कहीं पे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसको मतलब कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करेंगे। जय हिंद।